नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। आज की सुबह इजरायल के इंतकाम के नाम रही। 7 अक्टूबर को आतंकी हमले के बाद हमास को मिट्टी में मिलाने की कसम खाने वाले इजरायल ने आज हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया को मार गिराया। खास बात यह रही कि इस हमले को अंजाम दिया गया ईरान ने और तेहरान में घुसकर मिसाइल से हानिया का सफाया कर दिया गया। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर होंगे और इसी से जुड़ा हमारा आज का पहला सवाल है। हमारा सवाल है, हमास चीफ को ढेर करने वाले इजरायली ऑपरेशन की क्या है इनसाइड स्टोरी। आपको बता दें कि हालांकि इजरायल ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इस ऑपरेशन के पीछे इजरायल की खुफिया एजेंसियों का ही हाथ बताया जा रहा है। हानिया की हत्या का बदला लेने की कसम हमास ने खाई है और साथ ही ईरान ने इस हमले का बदला लेने की बात कही है। ऐसे में हानिया की हत्या के विस्फोटक परिणाम हो सकते हैं। हमास इजरायल युद्ध के 299 दिन बाद इजरायल ने हमास के सरगना इस्माइल हानिया को मार गिराया। इस हमले की खास बात यह है कि हानिया की हत्या ईरान के अंदर की गई है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि भारतीय समय के अनुसार सुबह के 4 बजे के आसपास तेहरान में हानिया के अपार्टमेंट पर मिसाइल अटैक किया गया, जिसमें हानिया के साथ उसका एक सुरक्षा गार्ड भी मारा गया। इस्माइल हानिया जो कि हमास का मुखिया था, हमास का सर्वा था, वो आतंकी संगठन जिसने 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल में कोहराम मचाया था। कई गांवों में इतनी गोलियां चलाई थीं, कई निर्दोष नागरिकों को अपना निशाना बनाया था और आज भी कई इजरायली उसके बंधक हैं। और अब इसी का बदला लेते हुए लगभग 10 महीने बाद इजराइल ने वो बदला लिया जब तेहरान गए हुए इस्माइल हानिये को एक प्रिसीजन स्ट्राइक में मार गिराया। कतर में रहने वाला हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए तेहरान पहुंचा था। इस दौरान उसने कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई से भी मुलाकात की थी और उस मुलाकात की तस्वीरें भी मीडिया में आई थी। शपथ ग्रहण के बाद हानिया तेहरान के एक अपार्टमेंट में रुका हुआ था, जहां उस पर आज सुबह गाइडेड मिसाइल से हमला किया गया। ईरान के नए राष्ट्रपति के सेरेमोनियल इवेंट में जैसे ही हानिया पहुंचा, ताकि वो दूसरे देशों के साथ मेल मिलाप बढ़ा सके, हमास के लिए समर्थन जुटा सके, और इसी वक्त का इंतजार शायद इजराइल को था जब उसकी खुफिया एजेंसियों ने पता लगाया कि वो कहां है, किस हाल में है। और तब F-35 विशेष विमान जो टेल अवीव से एक अनजान एयरपोर्ट से उड़ा 2000 किलोमीटर दूर ईरान की बाहरी एयर स्पेस से जाकर के एक प्रिसीजन स्ट्राइक की, जिसमें इस्माइल हानिया मारा गया। 7 अक्टूबर को इजरायल में हुए आतंकी अटैक के बाद इस्माइल हानिया ने जश्न मनाया था, जिसके बाद इजरायल ने हानिया समेत हमास के शीर्ष नेतृत्व को खत्म करने की धमकी दी थी। हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी इजरायल ने अब तक नहीं ली है, लेकिन इसे इजरायल का बदला माना जा रहा है। ये इजराइल का वो सबसे बड़ा मिशन था, सबसे बड़ा ऑपरेशन था, सबसे बड़ा बदला था, जिसमें उसने दुनिया को यह दिखा दिया कि जिसने उसकी जमीन पर आतंकी लड़ाकों को भेज करके निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया, उसने उसे उस देश में जाकर निस्तोनाबूद कर दिया जहां कुछ महीनों पहले ही उसने एक और स्ट्राइक की थी। सूत्रों का दावा है कि इजरायल की पैनी नजर इस्माइल हानिया पर 7 अक्टूबर पर हमले के बाद से ही थी, लेकिन सही मौका नहीं मिलने की वजह से वो हानिया का शिकार नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज उसे मौका मिल गया और उन्होंने बगैर देर किए हमले को अंजाम दे दिया। इस्माइल हानिया के ईरानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने की जानकारी इजरायल को पहले से थी। इजरायली खुफिया एजेंसियों ने हानिया के रहने के ठिकाने के सटीक कोऑर्डिनेट इजरायली सेना को भेजे। इसके बाद सटीक हमला करने में सक्षम गाइडेड मिसाइल के जरिए हानिया के ठिकाने को निशाना बनाया गया। सवाल ये कि इजरायल ने हमले के लिए ईरान को ही क्यों चुना? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इजरायल अमेरिका के सहयोगी कतर में हानिया पर हमला कर अमेरिका की नाराजगी का जोखिम नहीं ले सकता था। हानिया तुर्की भी जाता रहता था, लेकिन वहां हमला करना इसलिए मुश्किल था क्योंकि तुर्की नाटो देश है और तुर्की पर हमला नाटो पर हमला माना जाता। लिहाजा इसराइल के लिए अपने दुश्मन नंबर 1 का खात्मा करने के लिए ईरान सबसे सही जगह साबित हुआ।
इस हमले के बाद हमास ने बदले की कसम खाई है और ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनेई की तरफ से भी बयान जारी करते हुए इजरायल को चेतावनी दी गई है। ईरान के सख्त रुख को देखते हुए मध्य पूर्व में एक बार फिर से हिंसा की आग भड़कने की आशंका है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हानिया तो मिसाइल अटैक में मारा गया, इससे हमास को गहरा झटका लगा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हानिया के नहीं रहने से हमास पूरी तरह से खत्म हो गया है। अभी भी हमास के कई नेता सक्रिय हैं और उन्होंने हानिया की हत्या का बदला लेने की कसम खाई है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है, इजरायल की हिट लिस्ट में हानिया के बाद अगला नंबर किसका? हमास के मिलिट्री विंग का नेता याह्या सिनवार अभी भी जिंदा है। वहीं दूसरी तरफ कल ही इजरायल ने हिजबुल्लाह के एक टॉप कमांडर को बेरूत में ढेर कर दिया है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर सीरियल हमला कर पूरी दुनिया को चौंकाया था, जिसमें 1200 से ज्यादा लोग मारे गए और ठीक 299 दिन बाद इजरायल ने हमास पर हमला किया और इस हमले में मोस्ट वांटेड हमास सरगना इस्माइल हानिया मारा गया। इससे पहले इजरायल और हमास की जंग को लेकर कई देशों ने सीज फायर की अपील की थी, लेकिन इजरायल ने सीज फायर पर सहमति नहीं जताई और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ठान लिया था कि वो जब तक हमास को खत्म नहीं कर देते तब तक शांत नहीं बैठेंगे। और वो दिन आ ही गया जब इजरायल ने हमास के सरगना इस्माइल हानिया को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन सवाल ये कि क्या हानिया के मारने के बाद इजरायल का बदला पूरा हो गया है? इस सवाल के जवाब में इजरायल के मोस्ट वांटेड की लिस्ट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी कई और नाम हैं जो इजरायल के निशाने पर हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम याह्या सिनवार का है, जो हमास का इंटरनल सिक्योरिटी चीफ है। तो वहीं दूसरे नंबर पर मोहम्मद दईक का नाम है, जो अल कासिम ब्रिगेड के चीफ हैं। तो वहीं तीसरे नंबर पर मरवाना इस्सा है, जो अल कासिम ब्रिगेड डिप्टी चीफ है। और चौथे पायदान पर खालिद मिशाल का नाम है, जो हमास का संस्थापक सदस्य है। इसके अलावा इस्माइल सरकार में विदेश मंत्री महमूद अल जहर का नाम भी है। सवाल ये भी उठता है कि क्या इस्माइल हानिया की मौत के बाद हमास रुक जाएगा, क्योंकि अभी भी उसका नंबर 2 याह्या सिनवार जिंदा है। लेकिन तमाम वो नेता जो हमास को कमांड देते हैं, ये सारे कमांडर कतर में बैठे हुए हैं और इसीलिए वो वहां खुद को महफूज मानते हैं। लेकिन ये बात भी इजराइल ने साबित कर दी है कि वो घर में घुसकर हमला करने में सक्षम है। आतंकियों के खात्मे की राह पर चले इजरायल ने हमास ही नहीं, लेबनान की राजधानी बेरूत पर जवाबी एयर स्ट्राइक की। इजराइल ने 24 घंटे में 2 बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। इससे पहले उसने तेहरान में जाकर के एक स्ट्राइक की। उसके ठीक पहले इजराइल की एयरफोर्स ने लेबनान के भीतर जाके बेरूत में एक एयर स्ट्राइक की थी और जहां पर उसने लेबनान के सबसे बड़े कमांडर फौज शुक्र को मार गिराया। आपको ये भी याद रहे कि हिजबुल्लाह वो संगठन जिसने कुछ दिनों पहले गोलान हाइट्स पर हमला किया था, जहां उसके ड्रोन्स आए थे और उन्होंने उस इलाके में निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया था। उत्तरी सीमा पर लगातार हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच एक लंबी लड़ाई चल रही है, खासकर अक्टूबर के बाद, जब से इजराइल ने हमास के खिलाफ पूरे गजा पट्टी में आंदोलन छेड़ा, युद्ध छेड़ा। इजरायली सेना का दावा है कि इसमें ईरान समर्थक आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के एक टॉप कमांडर और $5 मिलियन के इनामी आतंकी को निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि मारा गया आतंकी हिजबुल्लाह कमांडर हज मोहसिन और फुआद शुक्र है। The IDF will not tolerate terrorist attack on Israeli civilians. We have been responding to these attacks with precise strikes on Hezbollah commanders, terror operatives, and military infrastructures in Lebanon. Hezbollah's ongoing aggression and brutal attacks are dragging the people of Lebanon and the entire Middle East into a wider escalation. दरअसल इससे पहले शनिवार को हिजबुल्लाह ने इजरायल पर हमला किया था और ये हमला पिछले करीब 10 महीने का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा था, जिसमें हिजबुल्लाह ने लेबनान से गोलन हाइट्स के फुटबॉल ग्राउंड पर रॉकेट दागे थे और इस हमले में 12 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी
और करीब 30 लोग हमले में जख्मी हुए थे। इसी के जवाब में इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक की और खूंखार आतंकी हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुक्र को मार गिराया। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हानिया की मौत हमास के लिए बहुत बड़ा झटका है, लेकिन हानिया के बाद भी हमास के कई और टॉप के नेता अभी मौजूद हैं जो हमास के आतंक को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल यही है कि क्या हानिया की मौत से हमास की टूटेगी कमर? हमास और मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्षों को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. सिवाच। सर, आपसे यही सवाल जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अब खबर सामने आई है, तो वाकई क्या आपको लगता है कि हानिया की मौत के साथ हमास जो है वो बिखर जाएगा या फिर बिखर गया है? हाँ बिल्कुल, देखो श्वेता, ये सच्चाई है कि जो हमास का टॉप लीडर था इस्माइल हानिया, और इसके पास 2017 के बाद ओवरऑल कमांडर था। जो यूं तो मिलिट्री कमांडर याह्या सिनवार है जो कि गाजा पट्टी में है, जो अभी तक नहीं हाथ में आया है इजराइल की मसूद के फोर्स के पास, मगर ये सच्चाई है कि इस्माइल हानिया बहुत बड़ा कंट्रोल कर रहा था हमास को, और इसकी मौत के बाद सेटबैक तो है हमास को, और इस सेटबैक में ये भी है कि और मिलिट्री कमांडर भी वो आ सकते हैं, मगर इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये सच्चाई है कि हुआ कहाँ है। इसको मारा गया है तेहरान के अंदर, ईरान के अंदर, जहां पर अब मसूद जज़कियान जो कि नए प्रेसिडेंट बन रहे थे, एक रिफॉर्मिस्ट थे। तो ये मैसेज भेजा गया है कि कहीं ना कहीं जो ईरान चाहता था कि अच्छे रिलेशन यूरोप से भी हों और कहीं ना कहीं इजराइल के साथ हों, तो उस पर भी सेटबैक होगा। मुझे लगता है कि इसकी मौत से इस्माइल हानिया के यहाँ पूरे इलाके के अंदर अब आप देखेंगे ये तीनों एक्ट जो हमास, हिजबुल्लाह और होती रेबल, ये बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाएगी। क्या इस लड़ाई के अंदर ईरान आ सकता है, ये कहना बड़ा मुश्किल है, मगर ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो इस्माइल हानिया का बदला तो हमास लेने की कोशिश करेगा और ईरान भी उसका साथ देगा। तो ऐसे में अब जो सोचा जा रहा था कि हो सकता है कि हमास और इजराइल के बीच में कोई पीस टॉक हो जाए, वो मुझे लगता नहीं कि अब अब मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप बने रहे हमारे साथ। सर, इधर ईरान में आपको बता दें, ईरान में घुसकर जिस तरह से इजराइल ने अपने दुश्मन का सफाया किया है, उससे ईरान की संप्रभुता को चोट लगी है। इजराइल ने ईरान की धरती का इस्तेमाल अपने दुश्मन का सफाया करने के लिए किया है। ऐसे में ईरान के पास अब पलटवार के बिना ज्यादा विकल्प और नहीं है। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि क्या तेहरान में हुए हमले के बाद ईरान पर पलटवार का दबाव बढ़ गया है? इससे पहले कि इस सवाल का जवाब हम रक्षा विशेषज्ञ ए.के. सिवाच से ले, हम आपको सुनाते हैं कि इस मामले में क्या कह रहे हैं विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव। ऐसे में इस बात की संभावना है कि ईरान इस हमले को रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन ईरान का जो रिस्पॉन्स होगा मेरे असेसमेंट के मुताबिक लिमिटेड होगा। ईरान कोई फुल फ्लेज्ड वॉर इजराइल के विरुद्ध नहीं करना चाहेगा, क्योंकि इससे ईरान को भारी क्षति उठानी पड़ सकती है। इस बात की प्रबल संभावना दिखाई देती है कि ईरान इसका जो रिस्पांस है वो अपने प्रॉक्सीज के माध्यम से, विशेष रूप से हिजबुल्लाह के माध्यम से करने की कोशिश कर सकता है। इस बात की भी संभावना हो सकती है कि ईरान कोई मिसाइल या ड्रोन स्ट्राइक को भी लॉन्च करे, लेकिन जो भी ईरान का रिस्पांस होगा वो मेरे असेसमेंट के मुताबिक लिमिटेड ही होगा। तो आपने सुना, और इस बीच सिवाच सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर, आपसे यहां पर समझना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि ईरान अब पलटवार करेगा? क्या उसके ऊपर दबाव बढ़ गया है क्या, और कोई विकल्प अभी उसके पास और नहीं है, और अगर करेगा तो कब? हाँ देखो, सच्चाई है, ईरान नहीं चाहता था कि इस लड़ाई के अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्व, क्योंकि वो उसको पता था कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा सैंक्शन लगे हुए हैं, तो वो अपना इस्तेमाल अपने मलेशिया से कर रहा था, हिजबुल्लाह, होती और हमास से। मगर जिस प्रकार से इस्माइल हानिया को अब तेहरान के अंदर मारा गया है, तो एक प्रकार से ईरान की धरती पे मारा जाना, इसका मतलब ईरान की जो एक प्रकार जो सॉवरेनिटी पे डायरेक्ट हमला है। तो अब ईरान के पास और कोई चॉइस नहीं, ईरान पलटवार पक्का करेगा इजराइल पे, कब करेगा, कहाँ करेगा, ये समय ही बताएगा। मगर इसके होने से ये लड़ाई का दायरा बढ़ सकता है, और यही एक खतरे की निशानी है। क्या ईरान इस लड़ाई में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकता है इजराइल के अगेंस्ट? अगर ऐसा होता है तो फिर ये लड़ाई फैलने का चांसेस हैं। इसके अंदर जो कि दूसरे
पूरा मिडिल ईस्ट जो डिवाइड था शिया और सुन्नी के बीच में, वो भी मुझे लगता है कि भूल के इकट्ठे आ सकते हैं। और इजराइल के पीछे पूरा यूरोप खड़ा है और अमेरिका और यूके है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये मुझे लगता है इस्माइल हानिया के मारने से अब सिचुएशन थोड़ी सी बदल गई है, क्योंकि ये ईरान के इलाके की कैपिटल तेहरान में हुआ है। तो ये एक डायरेक्ट ऐसा लगता है कि ईरान के ऊपर अटैक है, उसकी सॉवरेनिटी पे अटैक है, तो इसके पास अभी कोई चॉइस नहीं है, ये पलटवार करेंगे। और जैसे मैंने बताया कि जेस्कियान, जो मसूद जेस्कियान एक रिफॉर्मिस्ट ईरान के प्रेसिडेंट बने थे, तो सबने सोचा था शायद कुछ बदलाव आएगा। मुझे लगता नहीं कि उनको अभी कोई स्कोप है। मतलब फिलहाल शांति की तरफ बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, पीस टॉक नहीं यहाँ हो सकता है। इस बीच आपको बता दें कि हानिया की हत्या के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। ईरान के पलटवार की आशंका के बाद पूरे क्षेत्र में हिंसा भड़कने की संभावना बढ़ गई है। हमारा पांचवा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि हानिया की हत्या के बाद क्या मिडिल ईस्ट में फिर भड़केगी हिंसा की आग? सिवा सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपसे यहां पर यही समझना चाहेंगे कि अब जो स्थिति यहां पर बन गई है, ऐसे में आपको क्या लगता है इस घटना के बाद मिडिल ईस्ट जो है वो अशांत हो गया है? चाहिए कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि इजराइल और हमास के बीच में कोई ना कोई समझौता हो सकता है। बहुत प्रेशर था अमेरिका का भी, कतार का भी, बाकी देशों का, और ऐसा लग रहा था कि शायद ये हो जाए। मगर जब से इस्माइल हानिया को मारा है और हिजबुल्लाह का जो एक मिलिट्री कमांडर है जो फवाद शकूर, वो भी मारा गया है, अगर बैरूत में आज कल उसको भी मारा गया, तो मुझे लगता है कि इस्माइल हानिया के मारने के बाद अब कोई सीज फायर का कोई मतलब नहीं रह जाता। और मुझे लगता है कि ये भी सच्चाई कि कहीं ना कहीं ये सूट करता है एक प्रकार से नेतन्याहू को, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है इजराइल के, वो नहीं चाहते ये लड़ाई बंद हो। उनका पॉलिटिकल सर्वाइवल डिपेंडेंट है लड़ाई पे, क्योंकि अगर लड़ाई बंद होती है, सीज फायर होता है, इलेक्शन होते हैं, तो उनके चांसेस बहुत कम है। जो अब हुआ है, इस्माइल हानिया को मारा गया है तेहरान के अंदर, अब सिचुएशन जो है काफी नाजुक है। ये लड़ाई फैलने के ज्यादा चांसेस हैं। ये सोचना कि क्या अभी कोई सीज फायर हो सकता है, उसके चांसेस बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। और ये लगता है कि क्या ईरान डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकता है लड़ाई में, उसके चांसेस में बढ़ने। फिर भी मैं कहूंगा ईरान डायरेक्ट इन्वॉल्व होने की चांसेस कम इसलिए है क्योंकि उसको पता है कि इकोनॉमिक सैंक्शन अगर उस पर लगते हैं तो उसकी जो इकोनॉमी है वो डगमगा जाएगी। इसीलिए वो अपने जो मिलिशिया है उनका इस्तेमाल कर रहा था, तीनों हमास, हिजबुल्लाह होती और जो सीरिया और इराक के अंदर जो प्रॉक्सी बैठे हुए। मगर जिस प्रकार से डायरेक्ट अटैक हो गया ईरान की तेहरान के अंदर इस्माइल हानिया, तो मुझे लगता है कि हो सकता है ईरान पलटवार करे। अगर पलटवार करता है तो इस लड़ाई का दायरा बढ़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बीच आपको बता दें कि तेहरान में अटैक के साथ साथ कल ही इजराइल ने लेबनान में भी अटैक करके हिजबुल्लाह के एक टॉप कमांडर को ढेर कर दिया है। वैसे लेबनान के मोर्चे पर जिस तरह से तनाव बढ़ा हुआ है, उससे कभी भी इजराइल और लेबनान के बीच जंग भड़क सकती है। हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ और हमारा सवाल है कि क्या लेबनान में भी खुलेगा जंग का नया मोर्चा? यहां पर सर आपसे यही समझना चाहेंगे कि आपको इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? लेबनान के साथ भी फुल स्केल वॉर में उलझ जाएगा इजराइल, ऐसा लग सकता है? का विषय है क्योंकि जो हिजबुल्लाह है उसकी मिलिट्री पावर कम से कम 7 से 10 गुना ज्यादा है हमास से। उसके पास एक करीब 125 के लाख के करीब उसके लड़ाकू हैं, उसके पास 1.5 लाख के करीब रॉकेट और मिसाइल हैं, उसके पास एक आर्मर्ड ब्रिगेड भी है और जो लेबनान का बॉर्डर भी मिलता है इजराइल से। तो ये एक खतरे की निशानी है। इतना आसान नहीं होगा इजराइल के लिए जिस प्रकार से उसने हमास को दबा लिया है, हिजबुल्लाह को दबाना। अगर जिस प्रकार से अब ये लड़ाई का दायरा बढ़ता जा रहा है, कहीं ऐसा डर लग रहा है कि इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जिस प्रकार से फवाद शकूर एक टॉप मिलिट्री कमांडर को मार गिराया गया बैरूत में इजराइल ने, मुझे लगता है ये खतरे की घंटी है। ये जो लड़ाई इजराइल और जो हिजबुल्लाह के बीच में ज्यादा छिड़ने की चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और आइए इस बीच आपको हम सुनाते हैं कि इस पूरे मसले को लेकर, इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा।
पिछले 6 महीनों से उत्तरी इजराइल हाइफा के आसपास लेबनान और इजराइल के बीच सीमावर्ती इलाकों में तनाव की स्थिति बढ़ गई थी। लेकिन जिस तरह बेरूत में घुसकर इजराइल ने हमला किया है, उसके बड़े कमांडर को मार गिराया है, ऐसे में अब यह संभावना है कि हिजबुल्लाह अपने दक्षिणी मोर्चे को और मजबूत करे और इसके साथ ही ईरानियन गार्ड्स और हूती आतंकियों के साथ मिलकर के इजराइल को 3 ओर से घेरने का एक बड़ा प्रोग्राम शुरू करे, एक बड़ा ऑफेंसिव मिशन शुरू करे। और ऐसे में इजराइल की चुनौतियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि एक तरफ दक्षिण में गजा से आगे जिन इलाकों में वो हमास के ठिकानों को चुन चुन करके नेस्तो नाबूद कर रहा है, तो अब पूरब से ईरान का खतरा बढ़ गया है, तो वहीं उत्तर में अब लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का खतरा भी बढ़ रहा है। हानी की मौत के बाद दुनिया पर एक और बड़े जंग का खतरा मंडराने लगा है। चीन और रूस ने हानी की हत्या की निंदा की है, जबकि अमेरिका ने कहा है कि वो ईरान के पलटवार की स्थिति में इजराइल का साथ देगा। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि मध्य पूर्व देशों में बढ़ते तनाव से क्या बढ़ा है तीसरे विश्व युद्ध का खतरा? सिवा सर हमारे साथ बने हुए हैं। अब सर संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि क्या आपको भी लगता है कि अब हम एक बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं? हाँ बिल्कुल, देखो अभी तक ये लड़ाई जो थी बहुत ज्यादा सीमित थी, हमास वर्सेस इजराइल, और कहीं हिजबुल्लाह जो था वो सक्रिय था लेबनान से, और कुछ हौती रेबल जो थे वो यमन से थे रेड सी में। मगर जिस प्रकार से इस्माइल हानिया को मारा गया है और ये अभी जो हिजबुल्लाह का मिलिट्री कमांडर को मारा गया है, बेसिकली शकूर को, तो ऐसा लगता है इस लड़ाई का दायरा बढ़ सकता है। और इस लड़ाई का दायरा बढ़ेगा कि जब हिजबुल्लाह भी डायरेक्ट अटैक करेगा और उसके बाद हौती रेबल भी करेंगे। इसके साथ साथ ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं जो कि सीरिया में, इराक में, वो भी कर सकती हैं। ईरान भी डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकता है। अगर ईरान डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाता है तो पक्का इस लड़ाई का दायरा बढ़ेगा और ये एक रीजनल वॉर बन सकता है। बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।